दिल्ली में कीमत खूब बढ़ गई है धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश का खास सेगमेंट खास बात। आज सवालों के घेरे में हमारे साथ में होंगे पंडित राजीव बख्शी। ये वो नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित है और चर्चित होने के प्रयास में और भी आगे बढ़ चुका है। शुरुआत से कांग्रेस की राजनीति करने वाले पंडित राजीव बख्शी जी ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। 8 जुलाई 2020 को इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ ही आपको अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो इनकी जो माता जी हैं रानी स्वरूप बख्शी जी, वो कैबिनेट मंत्री रही हैं कांग्रेस में, और इसके बाद में इनका जो पूरा परिवार था आखिर कांग्रेस से मोह क्यों भंग हुआ और क्यों इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, इसके लिए सीधे हम रूबरू करते हैं बिना समय गवाए राजीव बख्शी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक परिवार से, सफ़र से नहीं कहेंगे क्योंकि परिवार, आपका जो परिवार है पूरा राजनीतिक परिवार है। आपका कांग्रेस का जो सफ़र था आपको, क्योंकि पुश्तैनी आपकी अगर बात करें राजनीति से ओतप्रोत रहे हैं, आपने स्वतंत्रता का वो दिन भी देखा, इमरजेंसी ऐसे समय देखे हैं, तो आज वर्तमान राजनीति में कितना अंतर है? देखिए, जहाँ तक कि मेरे परिवार का सवाल है, हम लोग राजनीति से ज़रूर जुड़े रहे, बट मेरे ख्याल से जो मानसिकता थी वो समाज से जुड़कर समाज के शोषित वर्ग को ऊपर उठाने की मंशा ज़्यादा थी, बजाय कि किसी पद की लालसा या किसी प्रकार के अपने लिए कोई व्यवस्था को प्रोक्योर करना या किसी तरह का कोई फ़ायदा उठाने की नहीं थी। और इसी कारण से मेरे परिवार के लोगों ने तमाम जगह भूदान मूवमेंट में विनोबा भावे जी के साथ लगकर ज़मीनों को किसानों को दिया, लोगों को जहाँ पर बटाई पर खेती दी जाती थी वहाँ पर लोगों को उनको स्वायत्तता दी कि भाई तुम लोग अपना वो बनाओ, हम तुम्हें ज़मीन तुम्हें ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी तरह से करके बहुत सारी संस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस खोले जिसमें कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। हमारा जो बेसिकली पारिवारिक परिप्रेक्ष्य रहा वो एक समाज से जुड़ने के लिए राजनीति में होने का था। और अगर ये कहा जाए कि हम राजनीति से नहीं वास्ता रखना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि शायद मेरे लिए यही नहीं बल्कि समाज के किसी भी अंग के लिए एक बेबयानी सी होगी। एक और बात निकल के सामने आती है, अगर पंडित राजीव बख्शी की इंडिविजुअली बात करें, सफल व्यापारी भी हैं आप, सफल शिक्षाविद भी हैं, इसके बाद में राजनीति में आना क्या आपको लगता है जो आपके लिए प्रेरणा, आप किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा? एक मैं चीज़ उसमें करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं शिक्षाविद तो ज़रूर हूँ, बट मैं व्यवसायी नहीं हूँ। हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है और मेरा व्यवसाय समाज की सेवा करना और समाज से जुड़ना, और समाज के, जैसा मैंने आपसे भी कहा कि जो मेरे पारिवारिक मुझे पृष्ठभूमि मिली है कि जिसमें कि समाज के उस शोषित वर्ग को किस तरह से ऊपर उठाना है, किस तरह से उनकी मदद करनी है, किस तरह से उनका हाथ थामना है, किस तरह से महिला उत्थान करना है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है, किस तरह बुज़ुर्ग को, माता पिताओं को आगे बढ़ाना है, उनके लिए खड़ा होना है, ये मेरे ख्याल से मेरा ज़्यादा बड़ा व्यवसाय है बजाय कि मैं किसी प्रकार का व्यवसाय हूँ। और हाँ, जहाँ तक शिक्षाविद, क्योंकि हम लोगों का पारिवारिक शिक्षा से जुड़े रहे और पहले जिस तरह से होता था कि संस्थाएं भी वही खोलते थे जो लोग शिक्षित होते थे और जिन लोगों का कोई व्यावसायिक माइंडसेट नहीं होता था, तो हाँ, मैं शिक्षाविद ज़रूर हूँ और मैं चाहता यही हूँ कि हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक बेटी को एक शिक्षा एक ऐसी मिले कि जो शिक्षा उसको एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करे, एक अच्छा बेटा या बेटी बनने में मदद करे, एक अच्छा इंसान बनने में और एक अच्छा नागरिक बनने की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, शिक्षा को व्यापार बना करके यूज़ किया जा रहा है, लोगों ने व्यापार बना दिया है और जितने बड़े कॉलेजेस को देखें, शिक्षा की व्यवस्था और गुणवत्ता की बात नहीं करते लेकिन मोटी फीस वसूलते हैं। ऐसे में क्या आप लगता है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है? देखिए, जहाँ तक कि व्यवसाय कहने का सवाल है, मैं मानता ये हूँ कि देखिए हर एक व्यवस्था की अपनी एक कमज़ोरियाँ हैं, हर एक व्यवस्था की अपनी एक मजबूरियाँ हैं। कमज़ोरी जहाँ तक कि कहिए तो वो ये कि जहाँ पर धन का व्यय होगा, जहाँ पर भी जिसे आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, तो वहाँ पर जब तक कि आमदनी नहीं होगी तब तक कि मेरे ख्याल से उस धन के व्यय का किसी प्रकार से आंकलन या उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें सरकारी संस्थाओं के अंदर भी भाई जब तक कि धन नहीं उनको वापस मिलता, जो कि टैक्स के रूप में लिया जाता है, जिसमें सर्विसेज के रूप में उसमें लिया जाता है, तो जब तक कि वो नहीं होगा तब तक कि वो संभव नहीं है।
हाँ, अब जहाँ तक कि सवाल इस बात का है कि कुछ लोगों ने उसको एक 100% व्यवसाय तौर पर बना लिया है कि जैसे कॉरपोरेट स्कूल्स खुले हैं। तो कॉरपोरेट स्कूल्स का जो उद्देश्य है वो कॉरपोरेट है, और उनका कहना यह है कि साहब हमको सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और सरकार ने के जो भी मानक हैं वो हमने पूरे करे हैं, और अगर हम इन संस्थाओं से धन अगर हम अर्जित करते हैं तो उस धन अर्जित करके हम या तो संस्थाओं में वापस लगा देते हैं और या सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये एक बड़ा एक फाइन लाइन टाइप की है कि किस जगह पर आप उसको प्योरली व्यवसाय कहें और किस जगह पर आप उसको समाज सेवा के साथ साथ व्यवसाय कहें, और या फिर उसको प्योरली सामाजिक रूप से कार्य की परिभाषा आप उसको दें। तो ये एक बड़ा फाइन लाइन सी हो जाती है। बट हाँ, जहाँ पर कई जगह पर इस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि जहाँ पर लोग और लोगों पर अभिभावकों की शिकायत होती है, मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राजीव बख्शी की बात करें तो आपको बता दें कि देश में 50 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, लगातार पारिवारिक बैकग्राउंड भी कांग्रेस का। लेकिन सर एक प्रश्न उठता है, अमूमन जब पंडित राजीव बख्शी जी का नाम आता है तो लोग ये कहते हैं कि क्या कांग्रेस में ऐसी कौन सी खामी थी, नेशनल पार्टी थी, सब कुछ ठीक था, आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, और विकल्प थे? देखिए, मेरे लिए थोड़ी सी एक असमंजस की परिस्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मेरे लिए एक परिवार के रूप में मैं पाँचवा जनरेशन शायद हूँ इस परिवार में। तो मेरे लिए कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। बट मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं खिन्नता तो थी ही, और वो खिन्नता मेरी ही नहीं थी बल्कि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि मेरे मुझ जैसे तमाम सैकड़ों हज़ारों कांग्रेस जन ऐसे होंगे कि जिनको शायद इस बात की खिन्नता होगी। और मेरा ये मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग वो जो कहते हैं कि लाइन और लेंथ हमारी ख़राब हो गई थी, शायद हम उस परिपेक्ष सामाजिक परिपेक्ष से हम लोग कहीं ना कहीं हट गए थे, और हमें जो हमारा गंतव्य था उस गंतव्य को भूलकर हम पथभ्रमित हुए। और पथभ्रमित होने के कारण ही जिस तरह से बीजेपी ने हमारे ऊपर हमारे कंधे पर सवार होकर सरकार बनाई और हमको इस बुरी से परास्त किया, उसका कारण यही था कि हमारी लाइन और लेंथ गड़बड़ हो गई थी। कांग्रेस का विलय आप कितना सही मानते कि एक साथ गठबंधन करके उन्होंने जो चुनाव लड़ा, क्या उसकी अपेक्षा अगर वो अकेले लगते तो कुछ और सियासी फायदा हो सकता था? देखिए, गठबंधन की जो सबसे बड़ी खामी होती है ये कि हम लीडरशिप को डेवलप नहीं होने देते हैं। मेरा मानना मसलन के तौर पर यह है कि आज लखनऊ क्षेत्र के अंदर 5 सीटें हैं और 5 सीटों के अंदर आपके पास 4 सीटों पर प्रमुखतः दावेदार अच्छे दावेदार हैं और 1 सीट के ऊपर कोई नहीं है। तो अगर हम उस एक सीट के ऊपर किसी नौजवान नवयुवक को अगर हम खड़ा करके लड़ाएं और उसको हम प्राथमिकता दें और उसको हम मजबूती प्रदान करें, तो उससे होगा ये कि उसकी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। बट जब हम वहाँ पर किसी को गठबंधन में सीट दे देते हैं तो होता क्या है कि वहाँ का पूरा सिस्टम या तो उस पार्टी में विलय हो जाता है और या वो क्या कहते हैं, वहाँ पे लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मेरा मानना, अपना व्यक्तिगत मेरा मानना ये है, और मेरा हमेशा कांग्रेस पार्टी में भी जहाँ जहाँ पर मैं रहा, मैंने हमेशा सुझाव ये दिया कि नौजवान को प्रमोट करो। नौजवान ही हमारे आज देश का भविष्य है। और दुर्भाग्य ये है कि 30 वर्ष से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थे, बल्कि 30 से अब तो मैं कहा 32, 33, 34 वर्ष हो रहे होंगे हम लोग सरकार में नहीं थे। तो जो 30 वर्ष का युवा था, जब मैंने एक्टिव सक्रिय राजनीति में मैं आया अपना नौकरी छोड़कर, तब मेरे ख्याल से मेरी उम्र मेरे ख्याल से 33-34 साल की उम्र थी। मैं नौजवान था, बड़ा जोश था, बड़ा कार्य करने का था, और मैंने अपने 23-24 वर्ष अपने कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ और बड़ी मजबूती के साथ और लड़ भिड़ के और हर तरह के आंदोलनों में पार्ट लिया, जेल कई बार गए। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व अब प्रियंका गांधी देख रही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में कितना इजाफा होगा या सियासी नुकसान होने वाला है? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए उस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से वो जग जाहिर है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कांग्रेस से मोह क्यों भंग हुआ, चलिए ये बता दें। मेरे ख्याल से कांग्रेस से मोह भंग होने का कारण सिर्फ ये था कि मैंने देखा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो जो कहते हैं ना, लाइन और लेंथ गड़बड़ थी, और मेरा चाहना ये था कि मैंने इस क्षेत्र में, जहाँ लखनऊ की पश्चिम विधानसभा है, इस क्षेत्र में मैंने अपने व्यक्तिगत तौर से मैंने पिछले 15 साल 16 साल से मैंने जो कुछ भी योगदान हो सकता है एक सामाजिक व्यक्ति होने, राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण मैंने वो सारा किया।
और मेरा एक मानना ये था, और मैंने पार्टी के हाईकमान से और जितने भी हमारे लीडरान थे सबसे मैंने कहा, हाथ जोड़ के मैंने विनती हमेशा करी कि मुझे एक बार मौका दिया जाए इस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने के लिए, जिससे कि मैं अपने लोगों के लिए, जिनके लिए मैं अपने जवानी के समय पर मैं देश विदेश था, बाहर में पढ़ा, मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ आया, लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप सब छोड़ के आप यहाँ मेहंदीगंज में क्या पढ़े कर रहे हैं। और तो मैंने कहा ये कि भाई मेरा एक उद्देश्य था जीवन के अंदर, और जब मैं यहाँ से विदेश जा रहा था तभी अब मैं अपनी माँ से कसम खा के गया था कि माँ अम्मा मैं जा तो रहा हूँ बट मैं वापस यहीं पर आऊँगा, क्योंकि मुझे यहीं पर इसी व्यवस्था को मुझे ठीक करना है। क्या ये माना जाए कि आपको पश्चिमी विधानसभा से टिकट न देना आपका मोह भंग का कारण है? एक कारण ज़रूर, यस, आप कह सकते हैं बिल्कुल, कि मैं जो चाहता था कि मैं अपने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना, इन क्षेत्र के लोगों से और जुड़ना, शायद वो भी एक कारण था। एक और बात निकल के सामने आती है, आपको चुनाव से ठीक पहले 14 लोगों के ऊपर प्रभारी बनाया गया था। वो पैनलिस्ट थे, वो भी लोग पुराने थे, लेकिन अभी उसमें कई लोग हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस में पुराने नेता रह कहाँ गए हैं भाई? कांग्रेस में अब पुराने नेता कौन रह गए हैं? और मैं तो बहुत बार लोगों से पूछता हूं कि अगर कहीं काल्पनिक ही लिया जाए इसको कि कांग्रेस की 202 सीटें आ जाती हैं, 203 सीटें आ जाती हैं, तो आज अगर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार होगा तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? और विकल्प थे आपके पास, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नई पार्टी पर भरोसा क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी के मैं विचारधारा से काफ़ी समय से प्रभावित रहा हूं, और अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्य प्रणाली है, मेरा एक विकास का मेरा मॉडल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपने इस क्षेत्र को ऐसा एक रोल मॉडल टाइप में देना चाहता हूं कि जहां पर लोगों को एक नई हवा, एक राजनीतिक से हटकर एक नई हवा मिले। तो मेरा एक विकास का मॉडल था, और जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी के इस मॉडल को देखा कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में रहकर इतने ऑपोजिशन झेलने के बाद, कांग्रेस का पहले झेला है, फिर अब बीजेपी का लगातार झेल रहे हैं, मैंने देखा कि जिस तरह से उस आदमी ने मेहनत करके विकास कराया दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक नई रूपरेखा दी, तो मेरे ख्याल से मुझे राजनीतिक जीत से ज़्यादा एक राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने की एक मंशा थी, एक अपने लोगों को एक नया एक आयाम देने की। मैं यहाँ पे एक रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट की तरह मैं देखता हूँ इसको, आने वाले समय में मैं इसको एक एज अ इकोनॉमिक मॉडल के रूप में देखता हूँ इस विधानसभा पे, जहाँ पे मैं नौजवानों को रोज़गार मिल सके यहाँ पर, जिससे कि हमारी जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी, जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो हमारी और जो सामाजिक स्थितियाँ हैं और जो विषमताएँ जहाँ जहाँ हमारी हैं वो अपने आप ही उनका निराकरण हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पंडित राजीव बख्शी जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आगे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे इनके क्या योगदान होने वाले हैं समाज के लिए, और जिस तरह से जो इनका उद्देश्य है वो उसमें किस तरह से आगे आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Having problems with your plumbing, dripping taps, blocked toilet, or noisy pipes? Call us. We can fix them. Get professional plumbing service when you need it the most. We offer fast, efficient service at an affordable price. Depend on us to get the job done right. For a reliable plumber you can trust, call us today. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश के खास सेगमेंट खास बात में, और सवालों के घेरे में राजीव बख्शी। बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका जो मोह भंग हुआ वो तो उन्होंने बताया कि दिशा विहीन हो गई थी कांग्रेस पार्टी, शायद यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। सर फिर से आपका स्वागत है। एक प्रश्न निकल के आता है, आपको प्रभारी बनाया गया, लॉकडाउन के बाद में आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी लखनऊ का गढ़ कही, यानी लखनऊ जो है बीजेपी गढ़ कहा जाता है, और जो भी चरणोपात का लेके आता है वो सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है। लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी, और हम ये कह सकते हैं प्रत्याशी के रूप में आप हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया सीधे तौर पे, और अन्य पार्टी आपके सामने और प्रत्याशी हैं, पहला आपका चुनाव होगा जो नई पार्टी से होगा। ऐसे में अपने आप को सर्वाइव करना, पार्टी को सर्वाइव करना, सियासत में आम आदमी पार्टी की ज़मीन पे बीज उगाना, कितना संघर्ष में मानते हैं आप? देखिए, संघर्ष पहले तो मैं आपकी बात का कि जहाँ पे आपने कहा कि बीजेपी, लखनऊ बीजेपी का है, लखनऊ एक ज़माने में कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस हटी,
फिर लखनऊ समाजवादी पार्टी का हुआ, और फिर आज वो इतने वर्षों के बाद बीजेपी का हुआ है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था कभी स्थायी नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था हमेशा एक समयबद्ध तक चलती है, उसके बाद शायद जैसे कि हम किसी कपड़े को पहनते पहनते उससे हम ऊब जाते हैं और हम किसी को दे देते हैं और किसी दूसरे का हम दूसरा कपड़ा ख़रीदते हैं अपने लिए, उसी प्रकार से शायद मेरे ख्याल से एक ये व्यवस्था भी आने वाले समय के अंदर और 2022 के चुनाव के अंदर आपको बदलती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक कि बीजेपी के गढ़ का होने का सवाल है, तो देखिए गढ़ कहीं पर भी कभी किसी का नहीं रहा। हर एक पार्टी का एक समय होता है और उत्थान का और उसी तरह से उसके पतन का, और मेरे ख्याल से मैं समझता ये हूँ कि आने वाला 2022 का चुनाव आपको इस चीज़ का बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपको देगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात करें, जब जब आम आदमी पार्टी ने अपना चाहे कांग्रेस यानी अपना दफ्तर खोला हो या सड़क पर आने की कोशिश हो या आपके संजय सिंह की बात कर लें, लगातार यूपी प्रभारी होने के बाद सांसद होने के बाद जो उनके साथ बर्ताव किया गया, क्या मानते हैं कितना जायज़ है? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है उत्तर प्रदेश में? देखिए डरी तो निस्संदेह है, और जहाँ तक कि अनौपचारिक व्यवहार करने का सवाल है, मुझे अफसोस होता है इस बात का कि एक तो हमारा मुख्यमंत्री और वो भी एक मठाधीश, एक धर्मगुरु, मैं समझता हूँ कि एक धर्मगुरु के लिए पहले तो राजनीति में होना गलत है सरासर, क्योंकि मैं अध्यापक भी हूँ। मैं अध्यापक होकर मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ सामाजिक तौर पे कि उनका होना गलत है। एक दूसरा ये, अगर वो हैं भी तो जो भी आचरण है अपने ऑपोजिशन का, वो आचरण मैं मानता हूं कि गलत है, क्योंकि एक धर्मगुरु इस तरह का आचरण नहीं कर सकता कि लोगों पे FIR करवाए, लोगों पे लाठी चलवाए, ये कहे कि साहब ठोक दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं असंगत सा महसूस होता है, कोई ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है कहीं पर। FIR लॉन्च करने से, इस तरह के संजय सिंह जी के खिलाफ व्यवहार करने से या आम आदमी पार्टी के दफ्तर बंद करा देने से आप किसी के व्यवहार को और उसके दिल की और उसकी अभिलाषा को और उसकी एक जन के प्रति निष्ठा को आप नहीं बदल सकते। पंडित राजीव बख्शी को डर लगता है या नहीं? नहीं, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का हूं, और जिस परिवार में 3 लोगों को, मेरे परदादा को करीब 52 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने गोली मरवा दी थी, मेरे दादा को जहर दे दिया गया था 21 वर्ष की उम्र में, मेरी दादी लाहौर लाठीचार्ज के बाद मर गई थी। तो मैं तो इन सब संघर्षों से खुद शायद नहीं गुजरा हूँ, बट मुझे उस संघर्षों से गुजरने की बड़ी लालसा बहुत है। केंद्र में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, ऐसे में आपका विद्यालय चलता है, आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आपको नहीं लगता आपको इस सियासत में कहीं शैक्षणिक नुकसान ना हो जाए, कहीं आपका वो जो ध्येय है वो ना आप कहीं रह जाए? जब आप अपने माँ बाप को खो देते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उसके बाद तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह से अगर कुछ खो जाए तो वो कहते हैं कि जितनी चोट लगती है उतनी ज़ोर से चीख उठती है, और फिर तो इस समाज को निर्णय करना होगा। और फिर बात आती है ये कि क्या एक मठ का महंत इस तरह का कार्य कर सकता है, और अगर वो कर सकता है तो सहर्ष उस चीज़ के लिए मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। और मैंने तो बहुत बार आंदोलनों में कहा, मैंने कहा यार कम से कम ज़ोर से लाठी चलाओ, कि नहीं सर हम आपको नहीं मार सकते हैं। तो अरे भाई, हमने कहा कि मारोगे नहीं तो चीख कैसे निकलेगी, और ना मारोगे नहीं तो हम नेता किस तरह से बनेंगे। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो संघर्ष ही राजनीति का रास्ता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते आए हैं कानून व्यवस्था का राज है, बेटियों के लिए वो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कितना सही बता रहे हैं? निराधार है। और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से बेटियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रही है, जिस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, वो बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत सारी बात करी थी। उन्होंने रोज़गार की बात करी थी, उन्होंने इंडस्ट्री की बात करी थी, उन्होंने नारी सुरक्षा की बात करी थी, उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करी थी, उन्होंने शिक्षा की बात करी थी।
तो मेरा मानना ये है कि ये तो समाज को और आज इस देश के, इस प्रदेश के नागरिकों को डिसाइड करना है। मेरे और आपके कहने से उस बात पर एक मेरा व्यक्तित्व बयान तो ज़रूर हो सकता है, बट क्या ये व्यक्तित्व बयान जनता कह रही है कि नहीं कह रही है? और मेरे ख्याल से जनता इस बात को 2022 में आपको कह के सुनाएगी। भाई वायदे तो आपने कहा कि साहब मैं 15 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके बाद कह दिया जुमला है साहब वो। फिर आपने कहा साहब 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, वो भी कहा आपने साहब जुमला है ये। फिर आपने कहा कि साहब कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ करेंगे, इकोनॉमी में बूस्ट करेंगे, वन मैन विंडो। मैं गुजरात से आता हूँ, मुझे व्यवसाय कैसे करना है मुझे मालूम है। आज इस देश का सारे व्यवसाय बंद हैं, लोग, बच्चों को, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सड़क सड़क पे लोग घूम रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी प्रदेश में या देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बेरोजगारी उसका बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं एम्प्टी माइंड्स इज अ डेविल्स वर्कशॉप, कि आपके पास काम करने के कुछ नहीं है तो आपके पास हर प्रकार की गलत विचारधारा आपके पास आती है। पिछले 4 वर्षों की अगर बात कर ले, दिसंबर माह है, 2022 में चुनाव है, इसे क्या आप लोग देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है? जिस तरह से नौकरी देने का काम ये 4 साल पहले भी हो सकता था, अब इस तरह की चीज़ों को करना ये तो नहीं है कि चुनाव से पहले ताना बनाना शुरू कर दिया उन्होंने? कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो बिल्कुल है ही, ये तो बिल्कुल है ही। अगर आज आप देखें पिछले 3 साल से 4 साल, बल्कि अब तो होने जा रहा है, 4 साल से आपकी सड़कों की हालत ये थी कि गड्ढा मुक्त होने की कम से कम 100-200 बार पेपरों में आया, सब जगह आया, सारी व्यवस्था हुई, मीटिंगें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और कभी कहीं नहीं कुछ हुआ। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई, यानी अगर करें लॉकडाउन के बाद में एकदम से सड़क से संसद तक जनता की आवाज़ बनकर के आम आदमी पार्टी सामने आई। क्या इसे चुनावी स्टंट कहा जाए कि चुनाव 2022 में अपनी सियासत की जमीन बोने का काम आदमी पार्टी कर रही है? हमने तो अपनी चुनाव की लड़ाई जन की लड़ाई, बल्कि चुनाव से तो मैं नहीं कहूँगा कि जन की लड़ाई 2011 में जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी, हमने तभी से कर दी थी। उत्तर प्रदेश में कोई आपका वो नहीं? और नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग यहाँ पर सक्रिय रहे हैं, यहाँ पर हमारे पार्टी ऑफिस रहे हैं, यहाँ पर लोगों को कैंडिडेट्स को लड़ाया गया, यहाँ हमारा मेयर का कैंडिडेट लड़ा, यहाँ पर हमारे लोकसभा का, लेकिन कोई खासा इफेक्ट नहीं मिला। देखिए इफेक्ट ना इफेक्ट होना, तो देखिए अगर आप यूँ देखें तो बीजेपी के भी 2 ही सांसद हुआ करते थे एक ज़माने में, एक ही सांसद हुआ करता था। 1 साल में आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में छेद लगाने का काम करेगी, सेंध लगाने का काम करेगी? देखिए हम जन की बात करते हैं, हम जन की जो आज 70 वर्ष के अंदर जो चीज़ें, सुविधाएं जन को स्वतः अवेलेबल होनी चाहिए थी, कि जिसमें आपके बच्चों की शिक्षा है, जिसमें बच्चों को अस्पतालों की व्यवस्था है, जहां हमारे नागरिकों को पानी की व्यवस्था है, जहां हमारे नागरिकों को बिजली की व्यवस्था है। हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर दुर्भाग्यवश कि ये व्यवस्थाएं तो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जानी चाहिए थी, और आज हमने इन व्यवस्थाओं को दिल्ली में, जहां पर केंद्र की सरकार है, और आज मैं आपकी जो पहले पूछी हुई मेरी बात थी, मैं उसमें जाऊंगा कि यहाँ पर सेंध लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया। वहाँ पे जो हमने दिल्ली में तो आपके प्रधानमंत्री महोदय बैठे हैं, वहाँ होम मिनिस्टर बैठे हैं, होम मिनिस्टर ने लोगों के घर घर जा जाकर लोगों से वोट मांगे हैं, लोगों से हाथ जोड़े हैं, लोगों से विनती करी है। करीब आपके 60-65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पूरी दिल्ली में घूम रहे थे। तो आज जन नीति पर ही तो वोट डाला। श्याम किशोर शुक्ला की आपने बात की, उसके बाद पंडित राजीव बख्शी जी, आपको क्यों चुने पश्चिमी विधानसभा की जनता? क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि आप प्रत्याशी के रूप में हैं? अभी आपकी जो लड़ाई है भाजपा, सपा, सभी प्रमुख पार्टियों से है, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ में आपका नाम जुड़ना, आपको पश्चिमी विधानसभा की जनता क्यों चुने? क्या कारण होना चाहिए? क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा, कि जो कि जन की विचारधारा है, जहां पे आम आदमी पार्टी कहती ये है कि साहब हम 200 यूनिट बत्ती फ्री देंगे, हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, बच्चों की एजुकेशन सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से बेहतर देंगे, अस्पतालों का व्यवस्था हम आपको बेहतर देंगे और फ्री में देंगे, आपकी सड़कों की व्यवस्था बेहतर देंगे, हर घर के अंदर इंडिविजुअल लाइन, पानी की लाइन डाल के स्वच्छ पानी देंगे, कि जिसके लिए आपको प्योरीफायर लगाने की आवश्यकता नहीं, जो कि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है। आपको टैक्सेसों में राहत दी जाएगी, हाउस टैक्सेस में राहत दी जाएगी।
तो ये कुछ मैंने आपको बताएं। मोहल्ला क्लिनिकों की बात, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं कि जितने भी हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग मोहल्ले क्लिनिक में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मैंने दिल्ली में काम किया है उससे 40% बेहतर कार्य आपको उत्तर प्रदेश में करके दिखाना है। चलिए, आखिरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि समय का अभाव है। आप अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के, देश के लोगों को क्या मैसेज देंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं मानता ये हूँ कि ये एक देश और ये एक प्रदेश सौहार्द, प्यार मोहब्बत, मिलना जुलना, संस्कारों का, शिक्षा का, संस्कृति का एक ऐसा सामंजस्य है और एक ऐसा ये देश और ये प्रदेश है कि जहाँ पर संबंध, व्यवस्थाएं ही आज तक इस देश की और इस प्रदेश की परिपाटी रहा है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम इस परिपाटी से और इस व्यवस्था से कहीं पर भी अगर इधर से भ्रमित होंगे तो हम शायद इस देश और इस प्रदेश की परंपराओं को और यहाँ के सामंजस्य को ब्रेक करेंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे आज इस देश के अंदर, आज इस प्रदेश के अंदर दलित को दलित कहकर, मुसलमान को मुसलमान कहकर, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहकर, ठाकुर को ठाकुर कहकर अलग विभाजित किया जा रहा है। ये हमारी परंपरा और हमारा व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था ये है कि हम जो भी हों, आपको अपने श्रीवास्तव होने पर गर्व है और मुझे अपने पंडित होने पर गर्व है। तो हर आदमी अपनी गर्व की परिभाषा को लेकर और अपनी गरिमा को लेकर इस देश के विकास और इस देश को आगे बढ़ाने के सबका संकल्प होना चाहिए। और हर एक नागरिक को, ये मुझे और आप ही को नहीं है या जो राजनीति से जुड़े हैं, हम सभी को इस चीज़ के लिए, इस देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को सबको संकल्पित होने की आवश्यकता है और हम लोगों को एक निगाह से देखने की ज़रूरत है। और आज जो मैं देखता हूँ कि हर आदमी अपनी बात करता है, कहता है कि साहब कि मेरा क्या हो जाए, मेरा क्या। हमें देखना ये है कि जब हम देश की बात करेंगे तभी हमारी बात होगी, और जब हम अपनी बात करेंगे तो शायद हमारे परिवार के 3 लोगों की बात होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की बात की आवश्यकता है क्योंकि अपनी बात तो सभी करते हैं, ये कहना है पंडित राजीव बख्शी जी का। फिलहाल अगली बार फिर से इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कितना समय बदल गया, चुनाव नज़दीक आते आते किस तरह का परिवर्तन हुआ और किस तरफ बयार है। तब तक लिए हमें, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।